हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बोर्ड पर चार बड़े अजीब अजीब से वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, जिनका जिक्र आप एनसीईआरटी की बुक में, राजस्थान बोर्ड की बुक में कहीं नहीं सुनोगे, बट एग्जाम्स में जो आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहां पर कहीं न कहीं ऑप्शन में या कहीं किसी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखे हुए मिल जाते हैं। हिंदी वाले नाम तो और भी अजीब है। इंग्लिश वाला नाम देखिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उदासीन अवयव, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अविवेकी अवयव, निलपोटेंट मैट्रिक्स यानी तुल्य भावी अवयव, अजीब सा नाम है, पीरियोडिक मैट्रिक्स आवर्ती अवयव। इसमें ये निलपोटेंट तो फिर भी हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट चारों जो नाम है इनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा जी, ये सारे कंसेप्ट समझाने के लिए ही मैंने आपको बीच में जो डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन किया था। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, टोटल 7 लेक्चर कर चुके हैं अपन, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन इसलिए किया ताकि ऐसे पॉइंट जब भी आए उनको हम आसानी से समझ सकें। इससे पहले भी जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, उसमें भी हमें डिटरमिनेंट का कंसेप्ट जरूरी है। हालांकि डिटरमिनेंट पूरा टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे हम उसको, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी एप्लीकेशन पार्ट, काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज का ये जो लेक्चर होगा वो बेसिकली इन 4 वर्ड के ऊपर ही होगा। ओके, तो चलिए वन बाय वन इन वर्ड्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स यानी उदासीन अवयव। ओके, और क्या लिखेंगे, बस एक लाइन, पॉइंट टू पॉइंट। अगर किसी मैट्रिक्स, आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपके मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर, मैट्रिक्स का क्या करें, स्क्वायर। जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 0 0 और यहां मान लो 0 0 ले लेता हूं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आपकी ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वापस यही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बस जैसे ये मैट्रिक्स लिखी है, पहली बात तो ये दिमाग में निकालो कि ये आई नहीं है, आई होती तो क्या होता है 1 0 0 1 होता, यहां पर है 1 0 0 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए, स्क्वायर करने का मतलब इसे वापस इसी से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, और ऐसे केस में आप देखना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यहां देखो 0 को 1 से 0 0, 0 को 0 से 0 0, वापस ए आ गया क्या। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, या ज्यादा बेहतर रहेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। एक वर्ग अवयव को क्या उदासीन अवयव कहा जाता है यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए। पहली लाइन तो ये आपको लिखनी है, क्लियर है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। अगर आपका मैट्रिक्स, मैं आइडेम्पोटेंट में बात कर रहा हूं, आइडेम्पोटेंट में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट में डेफिनेशन लिख लेंगे और वो एक एग्जांपल लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपका मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो अब आप देखना ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब, ध्यान देना, ए क्यूब का मतलब क्या, मैं इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं क्या, पावर 2 और पावर 1 तीन हो गई पावर। अच्छा जी, क्या ये ए स्क्वायर को वापस ए लिख दिया जाए और वापस ए लिखने के बाद में ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। फिर बात करते हैं ए की पावर 4, ए की पावर 4 को क्या आप ए की क्यूब इंटू ए ऐसे लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अच्छा, ए स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए का स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमें पता है ए के इक्वल होता है, तो क्या ए की पावर 4 भी आ गया क्या,
अच्छा a की पावर 5 बता, a की पावर 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर 4 इंटू ए। अब हमें पता है a की पावर 4 a के इक्वल है, तो a इंटू ए, और a इंटू ए को लिख दिया मैंने a स्क्वायर, और a स्क्वायर पता है किसके इक्वल हो गया a। मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a होने का इफेक्ट ऐसा पड़ा कि a की कोई भी पावर लेते हो तो आपको रिजल्ट a ही मिल रहा है, हाँ या नहीं। यानी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में कोई भी पावर आप लगाओगे उसी पावर के लिए, जहां के क्या है, के बिलोंग्स टू n, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में कोई भी पावर आप लगाते हो तो आपको रिजल्ट वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ये आपको आइडेम्पोटेंट में दूसरा पॉइंट याद रखना है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आइडेम्पोटेंट, नाम यही लिखे हुए हैं। तीसरा पॉइंट है आइडेम्पोटेंट में, अगर आपकी मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए के इक्वल है, क्या यहां से आप ये कहोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने इतना सा काम किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दी। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट के बारे में आप क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो अंदर पावर होती है उसको बाहर लगाया जा सकता है, हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, इसीलिए तो बस इंट्रोडक्शन कराया था कि a की पावर k की डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू a की डिटर्मिनेंट वैल्यू और पावर k, यहां इस स्क्वायर को बाहर लगा दिया। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको इधर ले आओ, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और 1, है या नहीं। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, यदि आपका आव्यूह जो है वो उदासीन है, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज आइदर 0 और 1। यदि आपका आव्यूह जो है वो आइडेम्पोटेंट है, एक मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट है, तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी। समझ में आई बात कैसे हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर माइनस a, डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 1, ऐसे समझो ये x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। क्लियर। तो अगर आपका मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 और 1 आएगी, या तो 0 आएगी या 1 आएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, if a matrix is idempotent then its determinant value will be either 1 or 0। यदि आपका आव्यूह उदासीन आव्यूह है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। बट मैं ये नहीं कह रहा if determinant value of a matrix is 0 and 1, 0 or 1, then it is an idempotent matrix। ऐसा नहीं है। यदि आपका मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 या 1 आएगी। बट ये नहीं कह रहा कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 और 1 आने पर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट ही होगा। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एज ए एग्जांपल मैंने ये लिखा कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर यहां से आप कहें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट बना दो, 3 5 1 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 6 माइनस 5 1 आ गया। तो सिर्फ यहीं से आप कह दोगे कि ये आइडेम्पोटेंट है, नहीं। आप क्या करें, ये सब नोट कर लिया होगा आपने, आप क्या करें इसका ए स्क्वायर करके देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए है 3 5 1 2, 3 5 1 2। ओके, स्क्वायर कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 9 और 5 14, कितना आ गया 15 और 10 25, 3 और 2 5, 5 और 4 9। क्या ये ए आया है, बिल्कुल नहीं आया। तो फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर आपकी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। बट आपके लिए किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 या 1 आ गई तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो आइडेम्पोटेंट है। यहां ये बात क्लियर कीजिए। ओके, अच्छा जी, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। नंबर 1 डेफिनेशन, इफ ए मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, नंबर 2
मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए की कोई भी पावर होगी तो डेफिनेटली ए ही आएगा। ओके, और नंबर 3, आपकी डिटरमिनेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ओके, अच्छा जी, अब इसमें चौथा पॉइंट आप वो लिख देना कि इफ ए मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट देन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज आइदर 0 और 1। ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में लिख देना इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और 1 देन ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यह आवश्यक नहीं है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 या 1 होने पर ए उदासीन अवयव हो। बात क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और, पांचवा पॉइंट, नाम आते हैं 2। हालांकि ये बाद की बातें हैं बट फिर भी आप यहीं पर नोट लगा ले पहले, ठीक है? नोट लगा के 2 नाम लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 सिंगुलर मैट्रिक्स और नंबर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरे नाम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं अपन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, उल्टा, और इसको कहते हैं नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, जिस किसी ने भी इनके नाम दिए क्यों दिए पता नहीं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव या प्रतिलोमीय अवयव। व्युत्क्रम शब्द के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, प्रतिलोम। ठीक है, और नॉन इनवर्टिबल का मतलब अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब यहां से समझिए, इनवर्स, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वो इनवर्टिबल। ओके, और अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है वो नॉन इनवर्टिबल। नॉन इनवर्टिबल को कहा जाता है सिंगुलर और इनवर्टिबल को कहा जाता है नॉन सिंगुलर, उल्टा है। अच्छा जी, इसमें भी ये नाम ज्यादा पॉपुलर है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसका? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, और ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा किसका? सिंगुलर मैट्रिक्स का। ये दोनों बातें जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा, 7 हो गए, 8वां ये है, 9वां लेक्चर जो होगा उसमें हम फोकस ही इन दोनों बातों पर करेंगे। अभी बताना इसलिए जरूरी है, 2 नाम आते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। और इतनी सी बात मैं बताऊंगा आज सिर्फ कि एक मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है, और एक मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होती है। ओके, दिमाग में क्या आना चाहिए कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्टिबल नॉन इनवर्टिबल की बात हो रही है, नॉन इनवर्टिबल और इनवर्टिबल की। अच्छा, इसका मतलब इनवर्स की बात हो रही है, और इनवर्स की बात किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? डिटरमिनेंट से। और डिटरमिनेंट का संबंध किससे होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। इसका मतलब इनवर्स जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के सबके होते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स पॉसिबल है जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उन्हें इनवर्टिबल यानी नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? नॉट इक्वल टू 0। और जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता वो होती है नॉन इनवर्टिबल, और उसे कहते हैं सिंगुलर, और उनके लिए डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? 0। इतनी सी बात आप लिखने के बाद अपना 5वां जो पॉइंट है आइडेम्पोटेंट में, आइडेम्पोटेंट का 5वां पॉइंट ये कहेंगे अपन कि एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, बोल ही देता हूं, an idempotent matrix may be singular or may be non-singular, either singular or non-singular। एक उदासीन अवयव या तो व्युत्क्रमणीय होती है या अव्युत्क्रमणीय हो सकती है। कैसे? हमने ये देखा कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो या तो 0 आएगी या 1 आएगी। जब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आई इट मींस सिंगुलर, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आई तब क्या हुआ?
नॉन सिंगुलर। क्लियर है यहां से? चलिए जी, ये हमारा पहला पॉइंट यानी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कंप्लीट। इतनी सी बात पढ़नी है। नेक्स्ट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अविवेकी अवयव। इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन में भी क्या लिखेंगे आप कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और किस प्रकार से है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन इट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, हाँ तो डेफिनेशन लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इस बार क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब आई आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, यानी अविवेकी अवयव। ओके, तो इस बार बात करेंगे हम, ये पहला पॉइंट सिर्फ इतना ही लिखेंगे अपन। अगर यहां से मैं बात करूं कि क्या एक बात कही जा सकती है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अच्छा, इनवॉल्यूटरी क्यों? ये बात तो तब भी लिखी जा सकती थी। एक बार हिंदी बोल देता हूं, प्रत्येक इकाई अवयव यानी आई जो होती है, इकाई अवयव आई, उसका स्क्वायर करने पर आई आता है, हम जानते हैं। किसी भी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स आ जाती है। अच्छा, इस आई को के केस की बात अगर हो, ये आई अगर ए का काम करती है, मान लो नाम दे दिया जाए, ए नाम दे दिया जाए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी बन गया क्या? मतलब ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी है और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी। जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसको हम इनवॉल्यूटरी में शामिल करते हैं और आइडेंटिटी में, आइडेम्पोटेंट में ही शामिल करते हैं। ओके, अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद में अगली बात, जो इसके अंदर की बात है, क्या है? देखो, हमने ये कह दिया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया। चलो ये बताओ, ए क्यूब क्या आएगा? ए क्यूब आ गया अपने पास से, ध्यान देना। ए क्यूब को मैं लिखूंगा ए स्क्वायर इंटू ए। हमें पता है ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आई, तो आई इंटू ए, और आई इंटू ए क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्यूब क्या आएगा, सॉरी ए की पावर 4 क्या आएगा, तो ए की पावर 4 के लिए आप क्या लिखोगे? ए क्यूब इंटू ए। अब हमें पता है ए क्यूब किसके इक्वल है? ए के इक्वल, तो ये हो गया ए इंटू ए, और ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। ए की पावर 5 क्या आएगा? ए की पावर 5 के लिए हम लिखेंगे ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 किसके इक्वल है? आई, तो आई इंटू ए, और आई इंटू ए क्या हो गया? ए। सिर्फ इतने से एनालिसिस करो क्या हुआ। आप देख पा रहे हैं कि इन द केस ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर ए की पावर 3 है तो ए आ रहा है, ए की पावर 5 है तो ए आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए के ऊपर ओड पावर है, मतलब विषम घात है, तो आपको ए मिल रहा है। और ए के ऊपर अगर इवन पावर है यानी समघात है, आप देख पा रहे हैं, ए की पावर 4 आई आ गया, ए की पावर 2 आई आ गया, ए की पावर 6 भी क्या आएगा? आई आएगा। तो अगर आपके पास में इवन पावर है तो डेफिनेटली क्या आएगा? आई। ये किसका केस हो गया? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का केस हो गया। क्लियर हुई बात? चलिए, 2 पॉइंट हो गए इसमें। तीसरा पॉइंट, अविवेकी अवयव की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, आपने कहा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। क्या मैं ये कह सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई? और हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1, हाँ कि नहीं? चलिए नीचे लिख देता हूं। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1? यूनिट मैट्रिक्स को एक की तरह ट्रीट करना है और एक का डिटरमिनेंट 1 हो गया। क्या यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा? प्लस माइनस 1।
यानी कि एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू या तो +1 होती है या -1 होती है। आइडेम्पोटेंट की क्या होती है? या तो 0 होती है या 1 होती है, और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की +1 भी होती है या -1 होती है। अब सोचो आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू +1 आ रही है, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा केस आइडेम्पोटेंट में भी हो सकता है और इनवॉल्यूटरी में भी हो सकता है? मतलब क्या ये पॉसिबल है a² = a भी आ जाए और a² = I भी आ जाए? ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब a = I। मतलब जो आपकी अभी मैंने लाइन लिखी थी वो यहां से सेटिस्फाई हो जाती है कि हमें पता है कि यूनिट मैट्रिक्स जो है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू +1 होती है, जानते हैं हम अच्छे से। यूनिट मैट्रिक्स जो है, चाहे वो 1 0 0 1 हो, चाहे 3 × 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो, ऐसे केस में उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 लेते हैं अपन। अब डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो आइडेम्पोटेंट भी हो सकती है और इनवॉल्यूटरी भी हो सकती है, और हम कह रहे हैं दोनों होती है। क्यों? क्योंकि a² = a किसकी कंडीशन है? आइडेम्पोटेंट की। a² = I किसकी कंडीशन है? किसकी कंडीशन है ये? a² = I इनवॉल्यूटरी की। अब देखो दोनों साइड की एलएचएस इक्वल है, इसका मतलब a = I। तो a की वैल्यू अगर I हो, मतलब a जो है आपको दी गई मैट्रिक्स अगर I हो, तो ये पॉसिबल है। मतलब जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, वो ही एकमात्र ऐसी मैट्रिक्स होती है जो आइडेम्पोटेंट भी होती है और इनवॉल्यूटरी भी होती है। क्लियर? अच्छा जी, अब अगला एक पॉइंट मैं लिखूंगा कि एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। प्रत्येक अविवेकी अवयव जो है वो व्युत्क्रमणीय होती है। सोचो नॉन सिंगुलर कब होती है? सिंगुलर नॉन सिंगुलर अभी नोट लगा के लिखा है क्या? सिंगुलर कब होती है? जब डिटरमिनेंट ऑफ a = 0, और नॉन सिंगुलर कब होती है? जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आएगी +-1, न तो +1 0 के इक्वल है, न -1 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नॉन सिंगुलर की। इसका मतलब नॉन सिंगुलर वाली कंडीशन इन द केस ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में नॉन सिंगुलर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, और आइडेम्पोटेंट के केस में मे बी सिंगुलर, मे बी नॉन सिंगुलर। ओके, अच्छा, बस ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें भी अपने इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट लिखूंगा। क्या? सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक अवयव को तुल्यभावी अवयव कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि a⁴k is equal to O, where k belongs to n। मतलब यह है कि ऐसी मैट्रिक्स, जैसे मैं आपके सामने 3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये ए बी और सी। मैट्रिक्स ए ऐसी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पर ओ आ रहा है। सुनना ध्यान से, मतलब ये खुद ही मान लो ओ है, तभी तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। मैट्रिक्स बी ऐसी है जिसका क्यूब करने पर 0 आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 का क्यूब ही 0, इसके अलावा भी और भी हो सकती है, क्योंकि मैट्रिक्स में सब कुछ पॉसिबल है, पता होना चाहिए आपको ये बात, ठीक है। अच्छा, सी की पावर 5 करने पर मान लो ओ आ रहा है। तो ऐसे किसी भी केस की बात की जाए, अगर किसी मैट्रिक्स में k की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जहां जिसको पावर में लगाने पर आपको शून्य मैट्रिक्स मिल जाए, चाहे कोई सी कितनी भी पावर हो सकती है। जैसे एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसके ऊपर 50 पावर लगाने पर आपको 0 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी हम निलपोटेंट कहेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स को निलपोटेंट कब कहा जाता है? a की पावर k = O। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे k की कोई भी वैल्यू हो। k के किसी मान के लिए a की पावर k = O, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे केस में जो आपकी मैट्रिक्स होती है उसे हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर हुई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा जी, ऐसे केस में अगर बात की जाए कि निलपोटेंट के का केस आए तो a की पावर k = O। क्लियर है?
अच्छा ये जीरो आएगा क्या, क्योंकि हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो होता है। अच्छा ये के पावर बाहर लग जाएगी, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू जीरो। अब सोचो किसी भी नंबर पर पावर क्या लगाई जाए, जीरो आए, इसका मतलब वो खुद ही ये वाला पार्ट ही जीरो होना चाहिए, जीरो पर ही कोई भी पावर लगाते हैं तो जीरो आता है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, जीरो हो गया, है नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होगी। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स वो डेफिनेटली क्या होता है, सिंगुलर होता है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होता है, निलपोटेंट सिंगुलर होता है, आइडेम्पोटेंट मे बी सिंगुलर मे बी नॉन सिंगुलर। ओके, इसकी वैल्यू जीरो, बात क्लियर ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू या तो जीरो या वन, निलपोटेंट की डेफिनेटली जीरो, और इनवॉल्यूटरी की या तो प्लस वन या माइनस वन। ओके अच्छा, ये निलपोटेंट में सिर्फ तीन बातें याद रखनी, डेफिनेशन, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू, और उसी के बेस पर हम बात करते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर की। अब अगला और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए, पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। क्या लिखना है, पहले डेफिनेशन, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n, if a square matrix, ज्यादा बेटर ऐसे रहेगा, if A is, sorry ढंग से लिखिए, if A is equal to Aij, ऐसे लिखना चाहोगे ठीक है, वरना A is a square matrix such that A की पावर k is equal to A, then A is said to be a periodic matrix of order k minus 1 where k belongs to n। हिंदी में लिखिए, यदि a एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a की पावर k इज इक्वल टू a, तब a को k माइनस वन आवृत्ति अवयव कहते हैं। अब ये क्या है देखिएगा, देखो मैं आपके सामने मान लो तीन मैट्रिक्स लिखूं ए बी सी। मैट्रिक्स ए ऐसी है कि इसके ऊपर पावर 2 लगाओ ए आ जाएगा, तो ऐसे केस में ये एक क्या है, आवर्ती अवयव यानी पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियड का मतलब क्या है कि किसी फिक्स वैल्यू के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाए, बात समझ रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ऐसे मान लो बी के बारे में बात करूं कि बी की पावर 4 इज इक्वल टू बी आ गया, मे बी पॉसिबल। अच्छा सी के लिए सी की पावर 5 इज इक्वल टू सी आ गया। तो ये सारी मैट्रिक्स जो है वो क्या होती हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है। अब आप कहोगे नहीं भाई ये वाली जो कंडीशन ये तो आइडेम्पोटेंट की है, तो मैं अगली लाइन लिखवा दूंगा कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो भी क्या होती है, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स ही होती है। ओके अच्छा जी, अब बात ये आती है कि इनका पीरियड जो है वो क्या लिखा है मैंने, k माइनस 1 कैसे लिखा है वो देखिएगा। जैसे मान लो मैं ये इसकी बात करूं कि किसी मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a की पावर 4 इज इक्वल टू ए, तो सोच के देखो a की पावर 5 क्या आएगा, a की पावर 5 आएगा a की पावर 4 इंटू ए, मतलब a की पावर 4 को a लिख दिया, a इंटू ए आ गया a स्क्वायर। a की पावर 6 क्या आएगा, a की पावर 6 को लिखोगे a की पावर 5 इंटू a की पावर 5 की जगह a स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर इंटू ए मतलब a क्यूब आ गया। a की पावर 7 क्या आएगा,
ए की पावर 7 आएगा ए की पावर 6 इंटू ए। अब ए की पावर 6 को ए क्यूब लिखोगे तो ए क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू ए क्या हो गया ए की पावर 4, और देखो वापस क्या हो गया ए। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मैट्रिक्स ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो 3 स्टेप के बाद में आपको वापस ए मिल रहा है। ठीक है, ऐसे अगला क्या मिलेगा, ए की पावर 10 बराबर ए मिलेगा। उससे अगला कहां मिलेगा, ए की पावर 13 बराबर ए मिलेगा। तो अगर आपकी मैट्रिक्स ए की पावर k इक्वल टू ए को सेटिस्फाई कर रही है तो उसका पीरियड क्या होता है, k माइनस 1 होता है। क्लियर है? इस प्रकार की जो मैट्रिक्स है उन्हें हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स यानी आवर्ती अवयव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अच्छा तो पीरियड क्या होता है, उससे एक कम। क्लियर? अच्छा जी, अब एक बात और मैं करूं आपसे कि अगर आपका मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी होगी। हाँ, उससे पहले ये जो बात आपके दिमाग में आई वो लिख लो, क्या, एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रत्येक उदासीन अवयव एक क्रम की, एक ऑर्डर नहीं, एक आवर्त की आवर्ती अवयव होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अगली वैल्यू ए के ऊपर ही मिल जाएगी, ए क्यूब इक्वल टू 1, फिर उससे अगली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू मिल जाती है ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 5 इज इक्वल टू ए। मतलब एक एक अंतराल के बाद में आपको वापस ए ही मिलता जा रहा है। इसका मतलब ये पीरियड 1 है इसका। ओके, अच्छा, उसके बाद में अगला पॉइंट इसमें जो अपने को लिखना है वो ये है कि हमने ये कहा कि ए की पावर k इज इक्वल टू ए, इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर k इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसके लिए हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर k माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं? अच्छा, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर k माइनस 1 आया नहीं, इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 0 आ गई, और यहां से बताना डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब सोच के देखो k की कोई भी वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल k की वैल्यू मान लो ओड नंबर आ गई, समझे, ओड नंबर जैसे 5 ले लिया तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 1। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। आया नहीं? अच्छा, मान लो इसकी इवन वैल्यू आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4 वैल्यू आ गई तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा इस केस में, प्लस 1 आएगा। मतलब ओड के केस में तो क्या आएगा, दोनों आएंगे प्लस माइनस, और इवन के केस में क्या आएगा, एक आएगा। मैं क्या लिख रहा हूं, एक साथ इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर इससे तो क्या मिल गया 0, और इससे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू या तो प्लस 1 या माइनस 1। तो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये होगी कि उसका डिटरमिनेंट जो वैल्यू है वो या तो 0 होती है, या प्लस 1 होती है, या माइनस 1 होती है। क्लियर? अच्छा, यहां से फिर वही बात मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू या तो 0 होती है, या प्लस 1 होती है, या माइनस 1 होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने पर, या प्लस 1 होने पर, या माइनस 1 होने पर वो पीरियोडिक होगी, नहीं। अगर पीरियोडिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर कंडीशन ये दे रखी है तो पीरियोडिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात बिल्कुल क्लियर है? चलिए ये पॉइंट और लिख लेंगे अपन। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ A is a periodic matrix of period 3, okay, and A की पावर 6 plus B is equal to
I, then find AB। कुछ भी नहीं दिया हुआ लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या लिखोगे आप? हिंदी में लिख ले, यदि A एक आवृत्ति अवयु है जिसका आवर्त 3 है तथा a की पावर 6 प्लस b बराबर I, तो AB ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए जी, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड 3 है। पीरियड 3 कब होता है? जब पावर 4 इज इक्वल टू ए आए। हाँ या नहीं? अच्छा जी, उससे अगला जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 3 पीरियड है ना? अरे ये बात तो क्लियर होगी। a की पावर k इज इक्वल टू a होता है तो पीरियड होता है k माइनस 1, तो a की पावर 4 इज इक्वल टू a हो गया तो पीरियड हो गया 3। तो अब 3 पीरियड है तो 4 के बाद में क्या आएगा? 7 आएगा ना सीधा, तो 7 इक्वल टू ये भी क्या आएगा? a आएगा। चलिए, आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही तो भी आप क्या करो, a की पावर 7 कैलकुलेट करके देख लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? a की पावर 7 इज इक्वल टू a की पावर 4 इंटू a की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? a की पावर 4 a के इक्वल है तो a इंटू a की रूट, और ये हो गया a की पावर 4, और a की पावर 4 वापस क्या हो गया? a हो गया। अब बताओ कि a की पावर 6 प्लस b बराबर I था, तो इसे आपने क्या किया? a से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया a की पावर 7 प्लस ये हो गया ab, और a को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो a आ जाता है क्या? a की पावर 7 किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो a प्लस ए बी इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो गया तो a b इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। 0 नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? नल मैट्रिक्स है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ए बी एक नल मैट्रिक्स होगा। क्लियर हुई मेरी बात? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद में दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। पहला क्वेश्चन इसमें, अगला जो क्वेश्चन है बोल देता हूं। डिटरमाइन हाउ मैनी diagonal matrices of order 3 are idempotent। ज्ञात कीजिए कि 3 क्रम की कितनी विकर्ण अवयु उदासीन होंगी। मतलब हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेज पूछा है। हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 आर आइडेम्पोटेंट। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन देखो। लेट ए एक मैट्रिक्स है और वो है इस प्रकार से। इसका मतलब ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी किस ऑर्डर की है? ये 3x3 की है क्या? बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी, एक बात बताओ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन यही होती है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a। किसकी कंडीशन होती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब यहां से अगर मैं बात करूं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, मतलब डायगोनल ऑफ ए बी सी इंटू डायगोनल ऑफ ए बी सी, और इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए बी सी। ऐसे ही लिखेंगे क्या? डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका बताया था आपको, और मल्टीप्लाई करने का भी तरीका बताया। क्या बताया? कि ऐसे केस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, बस सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर। भाई स्क्वायर था तो 2 बार लिखा, ऐसे कर दिया, इक्वल टू ओके। अब आप बताओ कंपेयर करने पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आया क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आया और सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आया नहीं। अब यहां से अगर पावर काट दोगे तो ए इक्वल टू ए कोई मतलब नहीं निकलेगा, कैसे ए इक्वल टू 1 ऐसे नहीं, हमें करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, यहां लिखना है बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहां लिखना है सी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, यहां ए कॉमन लेना है, ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बी कॉमन लेना है, बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सी कॉमन लेना है, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए की 2 रिजल्ट आ गए, ए इज इक्वल टू एक तो 0 और एक 1, बी के भी 2 रिजल्ट आ गए 0 और 1, सी के भी 2 रिजल्ट आ गए 0 और 1। ओके, अब आप आ जाओ अपनी वापस इस मैट्रिक्स पर, दोबारा से बनानी है आपको कि अब आपकी जो मैट्रिक्स है वो ऐसे है, ए की जगह पर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यहां 0 आना ही, यहां 0, बी की जगह या 0 या 1, यहां 0 0 0 0 या 1। क्लियर? अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये 3 स्थान है, 3 पोजीशन है और प्रत्येक पोजीशन के लिए 2 रिजल्ट पॉसिबल है। देखो अब कैसे पॉसिबल है। पहला रिजल्ट पॉसिबल है कि तीनों जगह पर 0 आ जाए, 0 0 0, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां 0 आ जाए, यहां 1 आ जाए, यहां 1 आ जाए, है कि नहीं ये पॉसिबिलिटी? पहली पॉसिबिलिटी तो तीनों जगह 0 आ गई मान लो, दूसरी पॉसिबिलिटी है इन 2 जगह पर 0 आ जाए, यहां पर 1 आ जाए, एक पॉसिबिलिटी और, यहां पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, यहां दोनों जगह पर 0 आ जाए, यहां 1 आ जाए, यहां दोनों जगह पर 0 आ जाए, 3 ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई है। अच्छा 3 पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहां 1 यहां 1 यहां सॉरी यहां पर 1 यहां 0 यहां 0, या फिर ऐसे कहें कि 2 जगह पर 1 और 1 जगह पर 0, 3 और बन जाएंगे इस प्रकार से कॉम्बिनेशन, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 1 1 1 यहां पर आ जाए, तो टोटल 8 हो जाएंगे क्या? हम ऐसे नहीं करके क्या करते हैं, 3 पोजीशन है, यहां पर हमारे पास में 2 ऑप्शन है, यहां 2 ऑप्शन है, यहां 2 ऑप्शन है, तो टोटल कितने हो गए अपने पास में 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मतलब 8, यानी ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, 8 मैट्रिक्स पॉसिबल। बात क्लियर हुई? यानी 8 ऐसी मैट्रिक्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स जो कि आइडेम्पोटेंट भी होती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आप चेक कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बना दो, जैसे यहां 0 ले लिया, यहां 1 ले लिया, यहां 1 ले लिया, फिर उसका स्क्वायर करके देखो, आपको वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, हालांकि उस क्वेश्चन का हम सामना पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन लिखिए। बाय यूजिंग 0 और 1, ऐसे लिखिए, क्वेश्चन है बाय यूजिंग 0 और 1 only, how many diagonal matrices of order 3 cross 3 या order 3 लिखा हुआ, how many diagonal matrices of order 3 cross 3 can be formed या can be construct that they are non-singular, they are non-singular। ज्यादा इजी लैंग्वेज लिख लीजिए, बाय यूजिंग 0 और 1 only, how many matrices of order 3 can be formed are diagonal as well as non-singular। ठीक है, हिंदी में लिखिए, 0 या 1 से, केवल 0 या 1 से, केवल 0 या 1 से 3 क्रॉस 3 क्रम की कितनी विकर्ण अवयव बनाई जा सकती हैं जो कि व्युत्क्रमणीय भी हो, जो कि व्युत्क्रमणीय भी हो। तो सोचो, आप अगर 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं,
तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? 9। आपको इतना पता है अगर ये मैट्रिक्स डायगोनल है तो यहां 0 आएगा डेफिनेटली, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा। मतलब अननोन प्लेस जो है वो ये 3 ही है हमारे पास। डायगोनल मैट्रिक्स की बात चल रही है, ध्यान रखें, तो सिर्फ डायगोनल में आएंगे एलिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं कि डायगोनल वाले जो एलिमेंट है वो या तो 0 होंगे या 1 होंगे। और अभी हमने देखा कि 0 और 1 से टोटल 8 जो मैट्रिक्स है वो बन जाएंगी। अभी क्लियर है ये बात? अब सोचो अगर आपके मैट्रिक्स में आपने यहां तीनों जगह पर 0 ले ली, ध्यान देना, टोटल 8 बन सकती है, अभी हमने देखा। अगर यहां तीनों जगह पर 0 ले लिया तो अब बताओ इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्या? दूसरी बात यह भी है कि अगर आपकी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 आते हैं उसको डायगोनल में ही शामिल नहीं करते अपन। डायगोनल मैट्रिक्स याद कीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स में यहां अगर एक जगह पर भी 1 आ गया ना, अब ये डायगोनल है। तीनों जगह 0 आ गए तो डायगोनल नहीं है। तो इसका मतलब इसको विकर्ण अवयव में ही खारिज कर दिया। दूसरी बात, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी 0 आ रही है और डिटरमिनेंट वैल्यू 0 किसकी आती है? सिंगुलर की आती है। क्लियर है? तो सवाल मेरा यह है कि क्या इस कॉम्बिनेशन को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा? एक तो ये माइनस हो गई, 8 में से एक तो ये माइनस हो गई, और कौन सी माइनस हो जाएंगी? मान लो कि यहां 2 जगह पर 0 आया, एक जगह पर 1 आ गया। अब ये डायगोनल तो है बट डिटरमिनेंट वैल्यू अभी भी 0 है, इसका मतलब ये भी माइनस हो गया। मान लो ये एक यहां न होकर के यहां होता, ये कॉम्बिनेशन भी आप देखेंगे कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी, मतलब ये भी सिंगुलर हो जाएगा, नॉन सिंगुलर नहीं रहेगा, तो इसे भी कम कर दो। एक कॉम्बिनेशन ये भी है हमारे पास में कि यहां 1 आए बाकी ऐसे 0 आ जाए। ये डायगोनल तो है बट डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि सिंगुलर की कंडीशन होती है, हमें चाहिए नॉन सिंगुलर, इसका मतलब इसको भी माइनस कर देना है। इनको एक साथ माइनस कर रहा हूं मैं, -3। ओके, अच्छा जी, एक केस आपका ये है कि 2 जगह पर 1 आ जाए, एक जगह पर 0 आ जाए, अब भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही है। अगर ये 0 यहां आता है, ये 1 यहां आता है, अब भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही है। ये 0 यहां आता है, यहां 1 आता है, अब भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही है। मतलब ये तीनों केस भी सिंगुलर में शामिल होंगे, नॉन सिंगुलर में नहीं होंगे। बात समझे? अब एक स्थिति बच गई सिर्फ और सिर्फ। इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहां क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब 0 है। क्या ये मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है? आया नहीं? तो इसका मतलब ये कितनी बची? सिर्फ 1 बची। 7 तो माइनस ही हो गई। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो कि ओनली यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज पॉसिबल। जो आपको 2 कंडीशन दे रखी थी, उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली एकमात्र मैट्रिक्स है, और वो 3 क्रॉस 3 की यूनिट मैट्रिक्स। बात क्लियर है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन जो पर्टिकुलर इन 4 जो बिंदुओं पर 4 पॉइंट जो हमने पढ़े। हालांकि अभी नॉन सिंगुलर सिंगुलर की और भी हमें चर्चा करनी है, आगे आने वाले 1-2 लेक्चर जो हमें, उनमें हर लेक्चर में हम इस चीज की चर्चा करेंगे। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा सा लेवल जो है इसका थोड़ा सा अलग है। तो वीडियो को केयरफुली देखें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नए वीडियोज जैसे ही आए तो आपको मिलते रहें। तो ये अपना काम पूरी साल भर चलेगा, जिसमें मतलब एनसीईआरटी का लेवल भी रहेगा, उससे थोड़ा सा हटके भी हम कभी कभी बीच बीच में एक 2 लेक्चर कर लेंगे, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते रहिए। जो भी टॉपिक एक बार पहले मुझे अपनी तरफ से पूरा कर देने दीजिए, उसके बाद में आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा। एनसीईआरटी के कंसेप्ट से जो जितने कंसेप्ट देखे हैं उनसे लगभग हम 2 गुना कंसेप्ट पढ़ लेंगे। जैसे ये कंसेप्ट है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, हमने पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखे, फिर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको पढ़ेंगे और उन पर अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।